नमस्कार बच्चों, और कैसे हो? अच्छे होंगे। आपने इतनी जो तैयारियां कर रखी है, तो परीक्षा का डर कैसा? डरना भी नहीं चाहिए। डर के आगे जीत है। चलो, अब हम इस डर पर विजय पाते हैं और थोड़ी से अपनी तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। और यानी हम आपका essay 1 लेते हैं। essay 1 आपका ये है जो है 80 प्राप्तांक का है, और वही समय 3 घंटे जैसा कि होता है। इस अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः भागाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र के 4 भाग होंगे। भाग क अपठित अवबोधनम 10 अंक, 10 अंक का। भाग ख रचनात्मक कार्य 15 अंक का है। भाग ग अनुपयुक्त व्याकरणम, ये 25 अंक का, नहीं 25 अंक का है। भाग घ पठित अवबोधनम 30 अंक का, ये 30 अंक का है। तो आपकी किताब से ही सब कुछ है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले हम अपठित अवबोधनम देखते हैं, ये 10 अंक का है। इसमें आपको इस अपठितांश को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। सबसे पहले एक पदेन प्रश्न है, आपको ये आराम से कर सकते हो, एक एक पद में देना है उत्तर। हाँ बच्चों, एक बात ज़रूर कहूँगी, यदि आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, आप उस शब्द को छांट करके लिख लीजिएगा। यदि नहीं आ रहा तो मैं कहूँगी कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। आप उस जो लाइन, आप इन शब्दों को मिलान करिए, जहाँ पे ये शब्द आ रहे उस पंक्ति को उतार कर लिख दीजिए। फिर है पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फिर तीसरा प्रश्न है प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत है, यानी यहीं पे आपको उत्तर दे रखे, एक सही है, बस आपको उस उत्तर को छांट के लिखना है। जैसे पहले में दुखम इति पदस्य किम विलोम पदम अनुच्छेद प्रयुक्तम, आपने देखा होगा कौन सा शब्द आया, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। ध्यान से भर कर लिख दीजिएगा, इनमें से चारों में से एक है। दूसरा है नियोजयति इति क्रिया पदस्य कृति पदम किम, तो यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, तो देखना है नियोजयति के आसपास कौन सा शब्द आया, तो उसमें से आप छांट करके लिखिएगा। रूपी यौवन संपन्न इति विशेषण पद से किम विशेष पदम अनुच्छेदे प्रयुक्त, आपको विशेषण और विशेष से हर बार समझाया जब पाठ पढ़ाया है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या विशेष से आया है। इसके लिए विद्याया एव से अत्र सैति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्त। और फिर अगला प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत, संस्कृत न लिखत है, संस्कृत में लिखना है। और आप एक नहीं 2-3 लिखिएगा, अथवा अथवा कर करके जो आपका सही उत्तर होगा उसको टिक करके हम उसको सही कर देंगे, पर खाली नहीं छोड़ना है। फिर कह रही हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। रचनात्मक कार्य 15 अंक का है। भवान राकेश, आप राकेश हैं। भवत अनुज सुरेश, आपका जो छोटा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, सुरेश है। नवम कक्षायाम संस्कृतम पठितुम न इच्छति, 9वीं कक्षा में संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता है। तम प्रेरयितुम स्वभ्रात्रे लिखिते पत्रे मंजूषा पद सहायता रिक्त स्थानानि पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखत, ये पत्र आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो, जिसको संस्कृत पढ़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो। मंजूषा में ये शब्द दे रखे, इनको इसमें भरना है। बस इतना सा आसान सा काम है, आप आसानी से कर सकते हो। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको एक चित्र दे रखा है। चित्र को देख करके आपको मंजूषा की सहायता से वाक्य रचना करनी है। तो हम इसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। अधोदत्तम चित्रम आधृत्य मंजूषायां प्रदत्त शब्द सहायताया पंचवाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद कार्य, अनुवाद कार्य करना है, यानी आपको संस्कृत बनानी है। मोनिका बाजार जाती है। दूसरा है मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तीसरा है तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय आना चाहिए। चौथा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। पांचवा है मेरे पिताजी एक संस्कृत शिक्षक हैं। तो अब इसके अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया है, यदि मान लो आपको इनमें से किसी एक भी प्रश्न को करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके अथवा में आप संवाद लेखन कर सकते हो। ये भी 5 अंक का है, यानी कुल मिलाकर ये 15 अंक का है, 20 का नहीं है, ये अथवा में है। यदि आप चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई आपकी जोर जबरदस्ती नहीं है। अधोलिखितान संवादान मंजूषाया प्रदत्त शब्द पूर्यत है, यानी पिता और पुत्र का संवाद है। यहाँ मंजूषा दे रखी, आप संवाद को पढ़िए, समझिए, और मंजूषा में से उचित शब्द छांट करके यहाँ रिक्त स्थान पूर्ति आप करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अनुपयुक्त व्याकरणम, ये 25 अंक की है। ये आपके पाठ में से ही आई है और थोड़ा बहुत इधर से उधर से लिए, लेकिन आपने पाठों में इसको जरूर पढ़ा है, आपने व्याकरण में इसको जरूर पढ़ा है। तो सबसे पहला है हमारा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित
पदेषु संधिम संधि छेदम बाचित वाली कहते हैं। यहाँ आपको संधि लिखनी है। जगत जमा ईसह को क जमा अत्र एक जमा चलती बाक जमा मयम। आपको यही सिलेबस में आ रही है। आपको जैसे कि बताया था विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के दो भेद आ रहे हैं मात्र, इन्हीं पर आपको ध्यान देना है। पर अगला है अधोलिखता नाम पदा नाम समासम विग्रह बाकुरत है। आपको करना नहीं है, कहने की बात है। यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, आपको चुन करके लिखना है। ग्रामस से समीपे नदी अस्ति, इसका समझ शब्द क्या बनेगा, एक छांट करके आपको लिख देना। ऐसे ही पिता सदृश सहकार्यम करोति, इसका है। गुरु वचनम पलाय, इसका है। और फिर मम पितरौ गृहम गच्छते, यहाँ पे जो पितरौ शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा, ये आपको यहाँ से छांट कर लिखना है। पितरौ, ध्यान रखिएगा पितरौ शब्द का। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रत्यय वाला। पहला संधि का हो गया, दूसरा समास का, तीसरा है प्रत्यय का। इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य, संयोज्य माने मिलाकर, विभज्य माने अलग करके, उचितम उत्तरम विकल्प व्यचित वाले कहते हैं। विकल्प दे रखे, आपको सिर्फ चुनना है। तो इस तरह से आप देखिए, देवगति ही खलहु विचित्र जमा टाप, यहाँ पे रेखांकित किया हुआ विचित्र जमा टाप, इसका क्या बनेगा। तो आप अपने वाक्य को पढ़ा होगा अपने पाठ में, तो वहाँ पे आप ध्यान आ जाएगा। धनवान नरह सर्वत्र मानम लभ्यते, तो धनवान में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शक्ति जमा मतुप जना अत्र निवसंती, तो यहाँ पे तीसरे में कौन से सब उसको मिलाएंगे, शक्ति जमा मतुप को, तो क्या बनेगा वो करना है। अब ऐसे ही इसका चौथा प्रश्न देखते हैं, जिसमें ये कहा है वेदा नाम नित्य जमात्व साधितवान, तो यहाँ पे नित्य जमात्व है, इसमें क्या बनेगा ये आपको बताना है। यहाँ तीनों में से एक विकल्प को चुन करके। चौथा प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्तैः पदैः वाच्य परिवर्तनम कृत्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत है। आपको यहीं से छांटना है। आपको बताया था वाच्य क्या है, वाक्य को कहने का तरीका, तो आपको समझ में आए होंगे वाच्य अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा कर्ता क्या आएगा, कैसे आएगा, कौन सी काल की बात हो रही, कौन से वाच्य की बात हो रही, ये आप ध्यान रख करके इसको भरिएगा। फिर है काल बोधक शब्द अधोलिखित दिनचर्याम पूरे थे। यहाँ पे आपको दिनचर्या की पूर्ति करनी है। जैसे 2 बजे को संस्कृत में द्विवादन हम कहते हैं, ऐसे 4:45 को क्या कहेंगे, 6:15 को, 7:30 को और 5 बजे को, ये आपको संस्कृत में लिखना है। अब हम इसमें देखते हैं इसका छठा प्रश्न, जिसमें आपको करना है रिक्त स्थान पूर्ति ही है इसमें भी, लेकिन क्या है, मंजूषा याम प्रदत्तै उचितै अव्यय पदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर। अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द जिनका शब्द रूप धातु रूप नहीं चलते, जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ अव्यय शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, इन अव्यय शब्दों को आपको इन मंजूषा में भरना है। बस जिसका साथ जो आएगा आप वाक्य को समझिए, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले वाक्य हैं। तो अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, शुद्धम पदम विकल्पेभ्य चित्वा लिखा था। यहाँ पे ये 3 क्रिया दे रखी हैं, इनमें से एक ही सही है, बाकी गलत है। तो यहाँ पे कर्ता को पहचानिए, कर्ता के अनुसार कौन सी क्रिया आनी चाहिए थी जो रेखांकित कर रखी है, उसको सही करिए। यहाँ पे क्रिया के अनुसार आपको जैसे वदंती दे रखा है, तो विद्वान कौन से पुरुष कौन से वचन का, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे तीनों में से क्या आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर ऐसे ही यहाँ पे राजा ने सेवकव्य धनम ददंती, तो राजा ने यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी इसके साथ, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने पठितव्यबोधनम की ओर। ये 30 अंक का है, ये आपके पाठ में से पढ़ा हुआ ही है पठितव्यबोधनम। सबसे पहले हम लेते हैं नाट्यांश। इस नाट्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहले इस नाट्यांश को 1-2 बार पढ़िएगा, फिर हम इसके एक पदेन पूर्ण वाक्य यथा निर्देशात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे। यथा निर्देशात्मक में आपके विकल्प भी साथ दे रखें, तो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, ये वाला समझाऊंगी मैं। प्रदत्त विकल्प भी शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत है। जैसे प्रत्युत्पन्न मति सा अन्य पदे विशेषण पदम क्यों, इस 2 शब्द हैं, इनमें से कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, ये आपको देखना है। उवाच इति क्रियापद से कृति पदम क्यों, कृति माने कर्ता, कृति का मतलब क्या होता है, कर्ता क्या आया है, ये आपको देखना है। शीघ्रम इति पद से पर्याय पदम, पर्याय मतलब समानार्थक होता है। तो ये देखने आपको कौन सा है वो भरिएगा। यदि एव तरी माँ निज अथ माँ इति सर्वनाम पद, सर्वनाम शब्द तो किसके लिए, कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै माने किसके लिए आया है, ये आपको ध्यान रखना। इन तीनों में से जो विकल्प सही है उसको लिखना है।
अब हमने नाट्यांश के बाद हम देखते हैं गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ करके आपके प्रश्नों को उत्तर देने, जैसे कि हमने नाट्यांश में दिया था वही एक पदेन पूर्ण वाक्य में। निर्देशांशन को आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, इंद्र इति पदस्य पर्याय, इंद्र का पर्यायवाची लिखना है। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अन्य पद विशेष्य पदम के, यहाँ पे इन तीनों में से विशेष्य कौन सा वो छांट के लिखना है। अधीनस्य इति पदस्य विलोम पद, अधीन का विलोम शब्द क्या आएगा। फिर पुत्रेषु सस्व अपि अतः तब इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, तो इस बात का ध्यान रखिए जो तब सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए आया है। अब आपको स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने पद्यांश की ओर। पद्यांश में भी वैसा ही है, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा पद्यांश है। अच्छा तो इस पद्यांश में आप देखिएगा, यहाँ पे एक पदेन में एक पद में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में प्रदत्त विकल्प वे शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखा था। जैसे अयोग्य पुरुष है, अन्य पद विशेषणम के, इसमें से विशेषण कौन से इन दोनों शब्दों में छांटिए और लिखिएगा। सुलभ इति पद से विलोम पदम किम प्रयुक्तम, सुलभ का क्या विलोम शब्द आया तो वो चुनना है। वर्णम इति पद से पर्याय मतलब समानार्थक शब्द क्या है वो ध्यान रखना। दुर्लभ इति क्रिया पद से कृति पदम किम प्रयुक्तम, यहाँ पर दुर्लभ का क्या है ये आपको लिखना है यहाँ से। तो इस तरह ये हमारा पहले नाट्यांश, गद्यांश और पद्यांश होगा। अब हम आते हैं प्रश्न 10 की ओर। ये है अधोलिखित वाक्या नाम प्रश्न निर्माण कृत, यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करते हुए जो रेखांकित शब्द है इस पर ध्यान देना है। ये कौन सी विभक्ति कौन से वचन और लिंग का है, उसी विभक्ति उसी वचन और लिंग में हमारे प्रश्न का निर्माण होगा। आपको 3 विकल्प दे रखे हैं, कोई एक सही है। सुराधिप ताम अपृच्छत, यहाँ सुराधिप इसको रेखांकित किया हुआ है। फिर बलिवर्धाभ्यम को, फिर अभ्यधिका को, फिर बहुनी को। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं इन्हीं के आधार पर प्रश्न निर्माण करना। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर। क स्तंभ लिखितानां पदानां पर्याय पदानि ख स्तंभे लिखितानि सन्ति तानि यथा समक्षम लिखम, जिसका जो है उसको आपको उस दोनों को पढ़िए, दोनों के अर्थ को समझिए, किसका अर्थ किस से मिलता है उसको दोबारा से आप यहाँ पर लिख दोगे इधर कि ये इसके सामने क्या आएगा और इसके सामने क्या आएगा, इस तरह। तो आप पुनः लिखते हुए इसको करोगे। अब हम चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। आपने यहाँ पर 11वां देख लिया था, अब हम 12वें को, ये भाषिक कार्य है, इसमें थोड़ा अलग अलग तरह से आपको पूछा गया है, पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आपके पाठ से ही लिया गया है। भाषिक कार्य जैसे मैं एक को समझा रही हूँ, मेघ रवई सह प्रवर्ष सम जायत अत क्रिया पदम की, यहाँ पर क्रिया कौन सी आई है वो छांटना। इन 4 शब्दों में से क्रिया कौन सी है, एक कोई क्रिया है बाकी नहीं है। बहुनी अपत्यानि में संति अतिकृति पदम किम अस्ति, यहाँ पे कर्ता कौन सा आया वो बताना है। महत कौतुकम आवेदितम अत्र विशेषणम किम, तो यहाँ विशेषण बनाना है। ध्रुव ऋषिगाल आसन आह अत्र विशेष्य पदम की, विशेष्य बताना है। व्याघ्र काननम ययौ अत्र क्रियापदम किम, यहाँ इसमें क्रिया बतानी है। क्रुद्ध कृषि वल अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे विशेषण बताना है। आपको सब में विकल्प दे रखे हैं, विकल्प में से एक सही है बाकी गलत है, आपको जो सही उत्तर है वो चुन करके भरना है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न 13वें की ओर। एक घटनाक्रम अनुसार कथा को पुनः लिखना है। जैसे कि आपने सौहार्द्र प्रकृति शोभा पाठ पढ़ा था उस, और जैसे आपने बलिवर्धाभ्यम जननी तुल्य वत्सला कहानी थी, ऐसी 2-3 कहानी आपके पाठ में आई है। उस कहानी को किस क्रम से यहाँ पे किया गया है उस क्रम के अनुसार इस कथा को फिर से आपको लिखना है। फिर अगला 14वां प्रश्न है अन्वय वाला। यहाँ पे मंजूषा में अन्वय दे रखे हैं, तो आप पहले दोनों श्लोकों को पढ़िएगा और फिर पहले ये निश्चित कीजिए कि ये 4 शब्द कौन से श्लोक के और ये बाकी 4 शब्द कौन से श्लोक के हैं। तो इन दोनों में से आपको एक कर सकते हो, और यहाँ पे मैं एक आपको अथवा दे रही हूँ, उसमें ये अथवा है, यानी इन दोनों में से आप या तो ये वाला कर लीजिए अथवा ये वाला कर लीजिए। और 2 नंबर का है ये प्रश्न, और तो ये देख लीजिएगा, यदि आप दोनों को करना चाहते हो कर लीजिएगा, लेकिन जो मार्क्स हैं आपको वो 1 में ही मिलेंगे, यानी आपको इस प्रश्न में 2 ही मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं अपने इस
अंत की ओर, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र का पूरा कार्य हो चुका है। आपको ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा होगा, सावधानी पूर्वक करिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप अच्छे प्राप्तांक करेंगे, ये शुभकामना मैं आप सबके लिए व्यक्त कर रही हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद। बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये रहेगा, जब भी कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और एक बच्चा मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगी, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिले। और आप जो कुछ नया चाहते हो कि किस तरह आपको मैं और बेहतर कक्षा दे पाऊँ, बहुत बेहतर तरीके से कार्य करूँ, तो आप अपने सुझाव भी आप रख सकते हो। आप सभी के लिए बार बार धन्यवाद।